हरिओम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हायर एजुकेशन की क्लास में। हम आज पढ़ने वाले हैं। स्लाइड शो हो रही है ना? शेयर है? हाँ, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। किसी को कोई आइडिया है इन टर्म्स से क्या मीनिंग है? कोई बताना चाहेंगे? फिर हम इन पे आगे डिस्कशन करेंगे। बताइए। ओरिएंटल का मतलब क्या है? ओरिएंटल कॉलेज भी है, एक सुना होगा, ओरिएंटल नाम का कॉलेज भी है। मैम ओरिएंटल ये का जो मीनिंग। डिस्कस कराते हैं क्या? नहीं, ओरिएंटल जैसे आप कुछ अपने बारे में कोई एजुकेशन के बारे में या कोर्स जो रन कराते हैं उसके बारे में जब ओरिएंटेशन प्रेजेंट करते हैं तो सारे कॉलेज के बारे में आप बताते हैं, कौन कौन से आपके वहाँ से मतलब क्लासेस चलते हैं और सारी चीज मतलब जो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की होती है तो उसके करिकुलम और सारी चीज को बताते हैं। तो फर्स्ट डे रहता है मैडम ना, जैसे हमने मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया था तो 1 घंटा का ओरिएंटेशन था, मतलब जस्ट लाइक इंट्रोडक्टरी मतलब इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ वो है। और कन्वेंशनल जैसे बोलते हैं कि उसमें आ, ये क्या जो लेक्चर आप प्रोवाइड करते हैं वो वन ये ऐसे हो ओरल में हो, मतलब जैसे एक बार आपने बताया था प्रोजेक्ट वाइज, दूसरी मैडम बताई थी कि मतलब लर्निंग में क्या क्या हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। तो शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ वो होगा, शायद अलग भी कुछ हो सकता है मैडम। थोड़ा सा मतलब आपका नॉलेज एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे वो अभी रिलेट नहीं हो पा रहा है ना। वो अपनी जगह पे प्रैक्टिकल वे में हम उनको देखेंगे, अलग फील्ड में देखेंगे तो वो एकदम करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो इनका मीनिंग है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ मैम हम कन्वेंशनल एजुकेशन। मतलब यहाँ पे हाँ, पारंपरिक जो प्रोग्राम बताइए। कराए जाते हैं, जो परंपर मतलब जो ट्रेडिशनल एजुकेशन दिए जाते हैं वो कन्वेंशनल प्रोग्राम में आ जाएंगे ना। जैसे कॉलेज में जो बोर्ड के थ्रू चौक यूज करके टीचर के प्रेजेंस में जो पढ़ाया जा रहा है तो ये कन्वेंशनल प्रोग्राम हो जाएगा। और जो नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम हो जाएगा जो जैसे अभी आप पढ़ा रहे हो मोबाइल पीपीटी के थ्रू, डिस्टेंस ओरिएंटल मतलब जो डिस्टेंस वाले कराते हैं प्रोग्राम, जैसे इग्नू ओरिएंटल में आ जाएगा आई थिंक। देखिए, सही सही है, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे बस सरल तरीके से याद रखना है अपने को एग्जाम में कैच करने के लिए। ओरिएंटल का मतलब है हमें अपनी संस्कृति या अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, ले रहे हैं, वो इसमें आएगी। अपनी कल्चरल लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें आएंगे ओरिएंटल में। इसका मतलब ये होता है प्राचीन संस्कृति का, है ना, संरक्षण करने के लिए यहाँ पे एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जब पढ़ रहे हैं तब इसका ये मीनिंग है। कन्वेंशनल का मीनिंग बिल्कुल सही बताया सौरभ जी आपने कि हम हमारे पिताजी घर में कोई काम जिस तरीके से करते थे, या हमारे घर में कहते हैं ना हमारे घर में ऐसा रिवाज है, हमारे घर में ऐसी परंपरा है। मेरी मम्मी मतलब बिना नहाए धोए किचन में नहीं जाती, ये हमारे घर की परंपरा है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज चली आ रही है, वो क्या है? परंपरा है। अब यहाँ एजुकेशन सिस्टम में कौन सी परंपरा हम फॉलो कर रहे हैं, क्यों, कैसे डिवाइड कर रहे हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में? उसको ऐसे कर रहे हैं कि हमने वही चाक डस्टर से एकदम एक जैसा चला आ रहा था सालों से, जैसे पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल वैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो उसी को हमने कह दिया चौक डस्टर का पढ़ा रहे हैं, या बच्चे को खड़ा कर दिया और वो पढ़ रहा है और टीचर सुन रही है, फिर ये बैठ गया, ये वाला खड़ा हो गया, ये पारंपरिक हो गए इस तरीके। अब आ गया है जमाना नॉन कन्वेंशनल का कि डू समथिंग न्यू, थिंक एन अदर वे। इन सेंटेंस को ध्यान में रखकर जब लर्निंग की जाए
कि सिर को नीचे और पैर को ऊपर करके जब सोचने लगे पढ़ने वाला विद्यार्थी या लर्नर, तब वो हो जाएगा कन्वेंशनल प्रोग्राम। नए नए तरीके से, जरूरी थोड़ी कि जैसे कर रहे थे काम सीधे हाथ से खाना खाने को कहते हैं हमेशा। करके देखेगा वो उल्टे हाथ से खाने का क्या नुकसान है भोजन करने का, तभी तो उसको पता चलेगा। नए नए तरीके से फन में लर्निंग करना, नए 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 प्रॉम्प्ट का यूज करना, डिवाइस का यूज करना, वो सब नॉन कन्वेंशनल में आ जाएगा। अब इनको स्लाइड को बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्राच्य अधिगम, ये जो ओरिएंटल बोला, प्राच्य का मतलब प्राचीन से, प्रिमिटिव से है। इसके अंतर्गत परंपरागत रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। अब आप इसमें ये भी समझ सकते हैं, इसमें हमारे सारे माइथोलॉजी वाले, सारी माइथोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, लिटरेचर है, वो इसमें आ जाएगा। माइथोलॉजी समझ रहे हैं ना, या स्पिरिचुअलिटी बेस्ड जो है, इसमें पुराण हो जाएंगे आपके, और वेद हो जाएंगे, उपनिषद हो जाएंगे, वो सब इसमें आ जाएंगे। प्राचीन विश्वविद्यालय का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट को भी ऐड कर लिया है इसमें, कि जो इन पौराणिक ग्रंथों की या लिटरेचर की जो शिक्षा देते थे, वो इंस्टीट्यूशंस कौन से थे, उसको भी इसमें ऐड कर लिया। इसमें संबंधित संस्थान ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन कहलाते थे। ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूशन एट प्रेजेंट कौन कौन से हैं, इसमें कुछ और भी, अभी आप करंट लिस्ट देख लीजिएगा, ये एक दो थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो इसमें आप और सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ नई चीजें आपको मिल जाए। चेंज होते रहते हैं ना, कुछ बढ़ जाते हैं, किसी को हटा देते हैं, तो आप करंट लिस्ट इसकी देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अड्यार लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, वैसे आपको उस पे होंगे ये नोट्स, ड्राइव पे तो होंगे ही होंगे। एशियाटिक सोसाइटी, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके नाम जरूर मतलब याद ही कर लीजिएगा, एक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। कप्पू स्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, मद्रास संस्कृत कॉलेज, माइथिक सोसाइटी, ये कुल कितने 15 है, यहाँ पे 15 दिख रहे हैं। ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, संस्कृत एकेडमी, संस्कृत साहित्य परिषद, इसका तो नाम सुना ही होगा सभी ने। द गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, सरस्वती महल लाइब्रेरी, विश्वेश्वरानंद विश्व बंधु इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत एंड इंडोलॉजिकल स्टडी। एक होमवर्क आपको इसमें ऐड करना है, इन सब के किसी में तो प्लेस दिख जाता है एक आध में, लेकिन इनके प्लेस आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करने पड़ेंगे, कौन सा कहाँ पे है, और साथ में उनका स्टेबलाइज्ड कब हुए वो ईयर, ये आपको होमवर्क है, नोट कर लीजिए। आज के आज ही कर डालिएगा इसको, क्योंकि हमारे पास बहुत समय नहीं है। वर्तमान समय के प्राच्य अधिगम कार्यक्रम, अब कौन से हैं अभी के कार्यक्रम, वर्तमान समय के सभी वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम है वो सब इसमें आते हैं। सूक्ष्म समयावधि आधारित होते हैं, जिससे कम समय में किसी भी कौशल को सीखकर, आपने सुना होगा पहले एक पीपीटी नाम का एग्जाम होता था, सुना है? 12th के बाद 10th के बाद दे दिया जाता था पीपीटी, नहीं वो सुना है। नहीं सुना? नहीं है। पीपीटी हाँ, कौन, पावर पॉइंट टेक्निक बोल रहे हैं मैडम? नहीं 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 नहीं, पावर पॉइंट टेक्निक नहीं, पीपीटी एक एग्जाम होता था, जैसे पीएमटी होता है ना 12th के बाद, करेक्ट ऐसे करेक्ट, ही समझ गया। यस। हाँ 10th के बाद एक एग्जाम होता था पीपीटी करके। तो उसमें जिसका, जैसे मैं बार बार बोलती रहती हूँ ना, हमने गांधी जी की बुनियादी शिक्षा में भी बात करी थी कि वहां पे जिसकी जो, जिसमें ज्यादा माइंड ज्यादा चलता है, उसकी इफिशियंसी ज्यादा है, उसमें स्किल ज्यादा है, चाहे वो
किसी की जूते बनाने में हो सकती है, किसी की मूर्ति बनाने में हो सकती है, किसी की बहुत अच्छी पेंटिंग हो सकती है। तो जिसका जिसमें अच्छा हाथ हो, कलाकार हो, जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट हो, उस एग्जाम के थ्रू वो एक होते हैं हमारे यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं। ये एग्जाम अगर बच्चा क्लियर कर लेता है तो सीधे यहीं से उसको पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल जाता था, और वहां वो ऐसे ही शॉर्ट पीरियड वाले कोर्स करके अपना करियर बना सकता है। जैसे एक होता था, अभी होता क्या था, अभी भी आपने देखा है कि कोई मिनिस्टर होता है या कोई बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट वाले लोग होते हैं, उनके साथ एक पीए रहता है। वो पीए एक अपने हाथ में डायरी रखे रहते हैं, और जो भाषण देते हैं या कुछ भी बोलते हैं उनको वो फटफट उसमें लिखते जाते हैं। कैसे लिखते हैं? इतने से छोटे से पेज में इतनी सारी बातें और पूरी बातें रहती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है। जैसे एक हमको अक्षर लिखना है, हमको क्या लिखना है, हमको मान लीजिए निशा लिखना है। निशा बहुत बड़ा नाम है, 5 अक्षरों का। उसके लिए एक सिंबल बना है उस लैंग्वेज में, ये पूरा मेरा नाम लिखा गया। मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया इसलिए क्योंकि मेरे भैया ने किया था ये। तो यहाँ से 1 महीने का 2 महीने का शॉर्ट हैंड का कोर्स किया व्यक्ति ने, और वो इतनी बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट हो सकता है। ऐसे प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं, सूक्ष्म समयावधि इसलिए इनको बोलते हैं कि जो पूरा हमारा एक 1 ईयर का प्लान होता है एजुकेशन का। कौन सी वाली हमारी एजुकेशन होती है? फॉर्मल एजुकेशन। वो लंबी होती है, लंबी ड्यूरेशन वाली होती है। उसमें बहुत लंबे समय बाद हमको एक रोजगार मिलेगा, और उसके बाद सभी चीजें डिले होती हैं। लेकिन यहाँ पे बस कुछ समय के लिए हमने एक कौशल सीखा, एक स्किल डेवलप करी, और हम कहीं भी एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। इसमें 12वीं या स्नातक के बाद प्रवेश लिया जा सकता है। 6 माह से 1 वर्ष तक के ये कोर्स होते हैं। इसमें कार्यक्रम के बाद रोजगार की गारंटी होती है। डेफिनेटली पता है कि हमको ऐसी चीज सीख लेंगे तो फिर तो श्योरिटी है कि मिल ही जाएगा हमको जॉब। कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, यह कार्यक्रम पहले से चले आ रहे हैं। ये जो हमने अभी बात किया, इसमें क्या हो रहा है, शॉर्ट टाइम में हो रहा है, और ये बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं। इसमें सामान्य कोर्स जैसे स्नातक, परास्नातक, या स्नातक मीन्स हमारा यूजी, ये पीजी, एमए, एमएससी, एमएलबी, ये सब इसमें आते हैं। इससे रोजगार प्राप्ति में अधिक समय लगता है। तो यहाँ सिर्फ आपको एक भूमि, जमीन दी गई है, प्लॉट दिया गया है, इस प्लॉट पे आपको बिल्डिंग खुद ही बनानी है। 2 मंजिला बनाइए, 3 मंजिला बनाइए। समझ पा रहे हैं क्यों कह रही हूँ ऐसा? यहाँ पे आपको कुछ एक आपका माइंड क्लियर किया गया है कि होते क्या है ये। लेकिन एग्जाम में कई बार सीधे क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। वर्तमान परिस्थितियों से रिलेटेड क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल के उनको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को लॉजिकल बेस्ड होते हैं जो क्वेश्चन, लॉजिक लगा के आपको हल करना पड़ेंगे। अच्छा, वो कहीं भी नहीं दिखा देंगे कि ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर ये पहचानना पड़ेगा। अच्छा, ये हमने पढ़ा तो था, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम में आएगी ये चीज। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन सब पढ़ाए हुए में से ही आते हैं, कहीं से बाहर से नहीं आते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल ना होके रीजनिंग बेस्ड होते हैं, लॉजिकल बेस्ड होते हैं। वहां आपको थोड़ा सा अपनी स्किल डेवलप ये वाली करनी पड़ेगी, और वो आएगी PYQ सॉल्व करने से। मैक्सिमम मल्टीपल PYQ सॉल्व कीजिए। पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम की जो स्पेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज ऑन कैंपस एजुकेशन विथ फिक्स्ड टाइम। एक पता है हमने, जो हमने कल पढ़ा था राधा कृष्णन आयोग, वहीं पे बता दिया था कि 180 दिन परीक्षाओं के दिनों को छोड़कर ड्यूरेशन रखी जाएगी, पढ़ा था हमने। तो वैसे ही इनका, हाँ, कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो वहां पे एक टाइम पीरियड फिक्स है, कितने दिन का चलाया जाएगा कोर्स। रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस, अटेंडेंस जरूरी है, आओगे नहीं तो परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, एक करिकुलम डिसाइड होता है
निर्धारित होता है। एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग नॉट ऑन लर्निंग। टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है, जबकि जो नॉन कन्वेंशनल है वो कैसी होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। जैसे स्टूडेंट, आपके पास जब टाइम है तब हमने आपको पढ़ने की सुविधा दे दी, आप सुबह सब बिजी रहते हैं क्लास में तो शाम को पढ़ लो, ये कैसी है, हमारी स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है। स्टूडेंट लर्न थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। इसमें स्टूडेंट सुन के और ऑब्जर्व करके सीखता है, और जबकि नॉन कन्वेंशनल में करके भी सीख सकता है। स्टूडेंट असेसमेंट थ्रू ट्रेडिशनल वे लाइक रिटन एग्जाम। लिखित परीक्षा से उसका मूल्यांकन होता है। लिखित परीक्षा में कॉपी में जो लिख दिया, 3 इडियट याद है, उसमें रोल नंबर होता है, नाम नहीं होता, चाहे कैसे भी लिखा है, फिर कॉपी में लिखा हुआ मिलना चाहिए, चाहे वो चीटिंग करके लिखा है, चाहे किसी की कॉपी से कॉपी किया है, या फिर कैसे तो भी लिखा है, बस कॉपी में लिखा होना चाहिए। ये मूल्यांकन का तरीका है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क इस पे उठता है। नॉन कन्वेंशनल, इसमें दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन विश्वविद्यालय जो होते हैं, मुक्त शिक्षा जो देते हैं, पत्राचार शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि इसमें आते हैं। पत्राचार में क्या होता है, अगर बच्चा 10th क्लास में मान लो फेल हो गया, 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो वो क्या करेगा, पत्राचार के माध्यम से एक बार में एक विषय पास कर लिया, दूसरे बार में दूसरा, तीसरे में, ऐसे 6 बार में 6 विषय पास कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो 10वीं परीक्षा एक बार में करे। प्रौढ़ शिक्षा, जो अपनी एजुकेशन की जो एक एज होती है फॉर्मल एजुकेशन की, उसमें नहीं कर पाया है, उसको बाद में पढ़ने के लिए प्रौढ़ शिक्षा है। मुक्त विश्वविद्यालय बिल्कुल यही है जो अभी हम बात कर रहे थे, हम जो कर रहे हैं ना, ये मुक्त विश्वविद्यालय मतलब मुक्त शिक्षा ही है। एक बंद घेरे में बैठ के हम नहीं पढ़ रहे हैं कि ये बाउंड्री है स्कूल की, कॉलेज की, इसी में बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं, वो मुक्त शिक्षा है। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, ये फॉर्मल एजुकेशन की तरह होती है, लेकिन इसमें कुछ फैसिलिटीज ये रहती है स्टूडेंट को कि उसे रोज रोज आना नहीं है, अटेंडेंस नहीं देना है, एक बार आएगा, परीक्षा देगा या कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम है तो आएगा, लेकिन रोज नहीं आना है ऐसे। इसमें नियमित विद्यालय नहीं जाना होता है, इसमें शिक्षार्थी अपनी शिक्षा अनुसार अधिगम करते हैं। इसमें शिक्षा कार्यक्रम, ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम आदि रूपों में संचालित किया जाता है। इसमें ऑनलाइन मोड के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। आजकल तो क्या हो गया, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, मोबाइल में यूट्यूब पे आपको हर चीज के ट्यूटोरियल मिलेंगे, ये काम ऐसे करेंगे, जनरेटर बनाने के एक से बड़े एक, घर के सामान से जनरेटर बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो मतलब फ्री में आपको रोजगार परक शिक्षा मिल रही है। इसमें भी रोजगार प्राप्ति में समय लगता है। भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित योजनाएं। अब हमारी ये तो कंप्लीट हो गए, एक टॉपिक ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारी आ जाती हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज जो हैं, वो कौन कौन सी हैं। ये पहले चलता था, इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब प्रेजेंट में इससे जो एकदम लेटेस्ट कोई पॉलिसी चल रही है या कोई प्लान आया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं को हमने यहाँ पे रखा है, और वो भी ज्यादातर बेस्ड हैं, ऑनलाइन बेस्ड हैं। तो क्या क्या है वो, और इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो एक रूसा है, रूसा का जो गठन है, स्थापना हुई 13 अक्टूबर 2013 में केंद्र सरकार द्वारा की गई। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, राज्य विश्वविद्यालयों के उच्चतर शिक्षा को बढ़ाना। राज्य मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन को बढ़ाना, विषय मतलब एनरोलमेंट को बढ़ाना, सीधी सी बात है। 2016-17 से हर विश्वविद्यालय को हर साल 1500 करोड़
राज्य में हायर एजुकेशन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं। इम्पोर्टेंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इसकी स्थापना हुई 9 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। अब इसको तो याद रखना आसान है। आविष्कार से ज्यादा नाम किसका जुड़ा हुआ है? वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। उद्देश्य इसका क्या था? 6 से 18 वर्ष के बच्चों को विज्ञान, गणित और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, उससे रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। एक आया हमारा उन्नत भारत अभियान। इसमें क्या था? उन्नत भारत अभियान की स्थापना हुई। उन्नत भारत स्थापना मतलब उन्नत भारत के भी 2 पार्ट हैं, तो उसमें से ये पहला है 1.0। इसकी स्थापना हुई 11 नवंबर 2014 को, और इसके 4 साल बाद 2.0 की स्थापना हुई 25 अप्रैल 2018 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला जो मिनिस्ट्री है, वर्तमान में अब क्या हो गया? वो शिक्षा मंत्रालय हो गया। इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, मतलब उसके लिए फंड प्रोवाइड करवाता है उन्नत भारत के लिए। कौन? अभी का शिक्षा मंत्रालय, पहले जो मानव संसाधन मंत्रालय था। और विशेष बात क्या है इसकी? सभी महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे IIT, NIT के स्टूडेंट और टीचर ग्रामीण क्षेत्रों का अवलोकन कर उनकी समस्याओं को पहचान कर उसके समाधान के लिए सुझाव देंगे। कुछ देखा है ना हमने, कई बार हमारे घरों पर कोई ना कोई सर्वे करने के लिए आते रहते हैं। तो वो सर्वे करने जो आते हैं वो क्या होता है? किसी ना किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। जो सर्वे टीम रहती है, सर्वे मेंबर रहते हैं, वो आते हैं, आपसे कुछ जानकारी लेते हैं। घर में टीवी है कि नहीं है, घर में लाइट है कि नहीं है, घर में शौचालय है कि नहीं है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस वो करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करके क्या करेंगे? वो आपका सर्वे करके जाते हैं, उसके बेस पे एक कंक्लूजन देते हैं कि यहाँ पे ये इस गांव में ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT को उन्नत भारत योजना के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्था के रूप में नामित किया गया। मतलब कोऑर्डिनेट करेगी बाकी सभी से। एक बीच में बना दिया कि तुम्हारे पास ही आएंगे सब, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम बाकी जाके इसको वर्तमान शिक्षा मंत्रालय को खबर कर देना। वर्तमान अच्छा ये क्या है? उन्नत भारत अभियान के शुरुआती चरण में 143 संस्थानों को चुनौती मोड पर चुना गया। मतलब चैलेंजिंग मोड पे कि जो हम करना चाह रहे हैं वो हो सकता है कि नहीं। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है फीजिबिलिटी, चेक करने के लिए कि भाई हमने बना तो लिया, अभियान तो चला दिया हमने, लेकिन वो प्रैक्टिकली हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके लिए 143 इंस्टीट्यूशंस को इसमें ऐड किया। वर्तमान में कितने संस्थान उन्नत भारत अभियान का हिस्सा है? ये होमवर्क है आपका एग्जाम पर्पज से। उन्नत भारत नोट कर लेना, ये होमवर्क। उन्नत भारत अभियान 1.0 एक प्रकार से निमंत्रण मोड था, जिसमें भाग लेने वाले संस्थानों को उन्नत भारत अभियान का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्नत भारत अभियान 2.0 कार्यक्रम का चुनौती मोड है, जिसमें सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को कम से कम 5 गांवों को अपनाना होगा। ये तो केवल एज ए इनविटेशन जोड़ने के लिए था पहला वाला। दूसरा वाला काम शुरू कर रहा है। क्या काम शुरू कर रहा है? बोल रहा है अगर 500 इंस्टीट्यूट हैं तो हर इंस्टीट्यूट 5 गांव को लेगा। ऐसे करके कितने गांव हो जाएंगे? जाएगा, सर्वे करेगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा और सॉल्यूशन, संभावित सॉल्यूशन बताएगा। ये काम इसका था। अब दूसरा आ गया हमारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, ज्ञान। इसमें क्या किया गया है? ये क्यों लाया गया है? जैसे कल परसों भी हमारी बात चली थी कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं
एक एज के बाद, मतलब जो फिक्स है, जिस जॉब में जो रिटायरमेंट की एज है उसके बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, और बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग भी रिटायर्ड होते हैं, सब होते हैं रिटायर्ड जो जॉब कर रहे हैं। अब वो एक्सपर्ट लोग क्या करें, दोनों का ही फायदा हो इससे, इसके लिए ये चीज भी लाई गई है कि उनका एक समूह बना दिया जाएगा जो कि अपने अपने फील्ड के लोगों को क्या करेंगे, समय पे, जरूरत आने पे, जिसको जैसी जरूरत हो, जो उनको याद करे, उनको उनसे संबंधित ज्ञान प्रदान करे। ये एक ग्रुप बना दिया ऐसा, बायो वालों के लिए, केमिस्ट्री वालों के लिए, सब उसमें सारे लोग हैं उसमें। जैसे आजकल अगर हम ऑनलाइन देखें तो एक लिंक्डइन का नाम सुना होगा आप सभी ने, जी एक मैम। वेबसाइट है, सब लोग उस पे अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी वेबसाइट होती हैं ऑनलाइन जो एक मीडिएटर का काम करती हैं, कि आप उनके पास अपना एक लॉगिन आईडी बना लेते हैं, लॉगिन हम उसमें कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम अपना क्या खोल लेते हैं, अकाउंट, एक हम अपना यूजर अकाउंट बनाते हैं उसमें। तो हम हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है, उसकी जानकारी सारे लोगों को मिलती है उस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो हमसे जुड़ते हैं, और उस प्लेटफॉर्म को क्या फायदा होता है, उसको मल्टीपल टाइम्स देखा जाता है, मल्टीपल लोग देखते हैं, तो उसको इनकम होती है उससे। तो दोनों का एक साझा है समूह। तो ऐसा ही ये ऑनलाइन बना दिया है, इसमें सब रजिस्टर अकाउंट सबके रहेंगे, तो जिसको भी जिससे काम होगा वो उससे संपर्क कर लेगा, यही है इसमें बस। 29 जून को गोवा में यह निर्णय लिया गया था कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विशेषज्ञ द्वारा अतिथि व्याख्यानों की एक प्रणाली विकसित की जाएगी। बस इसकी डेट याद रख लीजिए, इसमें कब बना ये, 30 नवंबर 2015 को। स्पोकन ट्यूटोरियल। हाँ जी। इस कमेटी में हमारे ये पहले के चेयरमैन थे ना, हम्म। बार के भाभा एटॉमिक सेंटर, हम्म। डॉक्टर अनिल काडकोडकर, अच्छा। वो भी थे। मतलब जो स्मृति ईरानी जब उसमें ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री थी, हम्म। अभी तो मतलब शिक्षा मंत्रालय बन गया, पहले वो हाँ। 2014 में तो उनको मिला था, तो वो उस कमेटी के मेन मतलब उसके ये थे, सलाहकार थे, अरे वाह एक्स चेयरमैन के। कितनी बढ़िया बात है। और मतलब आप उनसे प्रत्यक्ष मिले हैं और हम आपसे मिल रहे हैं यहाँ पे नहीं, ये इनडायरेक्टली। तो हमारे चेयरमैन थे ना भाभा एटॉमिक सेंटर के। जी जी जी। बार के भाभा एटॉमिक सेंटर नहीं मैडम, ये हम्म। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सॉरी हमने वो गलत। भाभा एटॉमिक सेंटर एक यूनिट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये तो पूरे इंडिया की है, बहुत सारे इसके ओके ब्रांच है। ओके ओके, चलिए बड़ी अच्छी बात है ये। अब एक नेक्स्ट है स्पोकन ट्यूटोरियल। छात्रों की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। इन चीजों का हम यूज ही नहीं करते, हम परेशान होते रहते हैं, हजारों वीडियो हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध हैं गवर्नमेंट की साइड से भी, हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बिना शिक्षक की उपलब्धता के माध्यम को प्रभावी रूप से नए उपयोगकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। टीचर नहीं है, आप खुद ही उसको बस सुन सुन के सीख सकते हैं। इस संस्करण में 22 लैंग्वेजेस हैं। फिर है ई पाठशाला, इसमें एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसे कंप्यूटर अथवा स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। हम पहले मतलब जो भी पीएससी की, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कितना परेशान होते थे, वो ढूंढते रहते थे एनसीईआरटी की बुक मिल जाए। आज की डेट में वो सहज उपलब्ध है, ई पाठशाला, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन। इसमें ऑडियो तथा वीडियो की भी सुविधा है। दीक्षा है एक टीचर स्टूडेंट पेरेंट हेल्प डेस्क एप्लीकेशन एजुकेशनल पोर्टल है। ये क्या है, इसमें एनसीईआरटी की पुस्तक भी उपलब्ध है यहाँ,
यह राज्यों, शिक्षकों, शिक्षा संस्थानों और निजी संस्थानों द्वारा उपयोग के लिए शिक्षक केंद्रित पहलों के लिए एक अनुकूल योग्य नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहल मतलब कौन शुरुआत कर रहा है किसी चीज की, केंद्रीय पहलों, सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से जो आगे बढ़ के काम किया जाए उसके लिए है। उस पहल से मतलब ये है यहाँ पर। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? सभी लाइब्रेरी की पुस्तकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाता है इसमें। फिर इसके बाद है प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना, विशेष रूप से रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। इसमें जो इलिजिबल स्टूडेंट है वो कौन है? मान्यता प्राप्त आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईएसआईआर और आईआईटी, ये इन लोगों को ये मिलेगा, इन लोगों के लिए है ये। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष 25 इंस्टीट्यूशन में शामिल NITS भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। रैंकिंग में अगर वो फर्स्ट 25 में है तो आएंगे। इस योजना में पात्रता हेतु गेट परीक्षा में प्राप्त स्कोर को 750 से घटाकर 650 अंक कर दिया गया। पहले यानी कि इतने में पास होते थे, अब इतने में पास हो जाएंगे। 100 मार्क्स कम कर दिए पास होने के लिए। PMRF योजना हेतु, इसी का शॉर्ट फॉर्म है PMRF, योजना हेतु पात्रता को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो क्या हो, डायरेक्ट एंट्री चैनल और दूसरा है लेटरल एंट्री चैनल। कई बार होता है ना कि डायरेक्ट एंट्री और लेटरल एंट्री दोनों ऐसे होती हैं। एक तो प्रमोशन के थ्रू भी हम उसको समझ सकते हैं, या किससे समझेंगे हम, जॉब के लिए कुछ कोटा आरक्षित रहते हैं ना, जो गेम्स में मान लो जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था, वो हालांकि वो तो सेना में ही थे, लेकिन फिर भी उनके लिए एक कोटा होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो देश का नाम रोशन करते हैं, जो ऐसे कहीं पदक जीत जीत के आते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब में एक कोटा निर्धारित रहता है कि इतने % ये वाले लोगों को एज एम्प्लॉय रखा जाएगा। तो ऐसे उनकी क्या हो गई है, उनने कोई परीक्षा नहीं पास करी, कुछ नहीं किया, उनको सीधी हो गई, डायरेक्ट एंट्री हो गई उस जॉब में। जबकि दूसरे लोग हैं वो पूरा एक प्रोटोकॉल फॉलो करके आ रहे हैं, उसके बाद उस जॉब में आ रहे हैं। तो ये लेटरल एंट्री और डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र स्थापना UGC एक्ट 12 CC के अंतर्गत स्थापित। मुख्य रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर सभी शिक्षकों एवं शोधार्थियों को अपने ज्ञान विज्ञान में वृद्धि करने के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध कराना। ये भी वैसे ही है जैसे अभी हमारी बात चल रही थी, सारे एक्सपर्ट अवेलेबल कराना। सभी शिक्षकों एवं शोधार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि ये किसके लिए है, रिसर्च स्कॉलर के लिए है और टीचर्स के लिए है, मेनली इन 2 लोगों के लिए है। उनको सब चीजें प्रोवाइड कराना जो जो उनको अपने स्टडी के लिए जरूरी है। ये कुछ क्या है, प्रेजेंट IUCS इन इंडिया, इनके नाम पढ़ लीजिएगा। यहां से सीधा एक क्वेश्चन आएगा, मे बी फैक्चुअल क्वेश्चन, कि कौन 3 दे दिए, कौन सा एक नहीं है, या एक दे दिया, 3 इनमें से कौन से, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। कहां पर है ये भी आ सकता है कि नाम दे दिया और प्लेस पूछ लिया। दिल्ली में कितने हैं? 2 हैं दिल्ली में। भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इसमें क्या है, इसका एक तो गठन हुआ 23 मार्च 1925 को, 1925 को सैडलर आयोग की सिफारिश पर अंतर विश्वविद्यालय बार के रूप में पहली बार गठन हुआ था। पीछे चले गए हम यहाँ से।
1973 में भारतीय विश्वविद्यालय संघ नाम रखा गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। मुख्यालय नई दिल्ली में, अभी नाम ये है, पहली बार गठन इसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था और नाम ये था। फिर 1973 में इसका नाम रखा गया ये वाला, उस समय हुआ था तब अलग नाम था, अंतर विश्वविद्यालय बार था, और अब ये नाम चेंज भी हो गया, संघ भी बन गया और नाम ऐसा हो गया इसका, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फर्स्ट जो इसके प्रेसिडेंट थे अकबर हैदरी थे, और अभी के अध्यक्ष कौन है ये आपको नोट कर लेना है, ढूंढ के सर्च करके, ये भी होमवर्क है, 2-3 होमवर्क मिल गए आपको। प्रथम सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर NS सुब्बाराव थे इसके। भारत के सभी विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के साथ ही बांग्लादेश, भूटान, ये देशों के देश इसके जो क्या है सदस्य हैं, इसके मेंबर्स हैं। इसके कार्य एवं उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सिटीज एवं शासन के मध्य इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है। जैसे अंग्रेज और राजाओं के बीच मीडिएटर थे, बिचौलिए थे, हमने वो पढ़ा था पूर्व पाश्चात्य विवाद, उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि अंग्रेजी सिखाओ, कुछ कह रहे थे मत सिखाओ, सिखा देंगे तो बिचौलिए का काम करेंगे, नहीं सिखाएंगे तो मतलब, और सिखा देंगे तो विद्रोह भी कर सकते हैं, सब तरह की चीजें चल रही थी। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे वैसे ही है कि ये है विश्वविद्यालय संघ, भारतीय विश्वविद्यालय संघ क्या करेगा, यूनिवर्सिटीज और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में इंटरमीडिएट का काम, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करेगा। भारत में स्थित विश्वविद्यालयों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। सभी यानी भारत के अगर कहीं वर्ल्ड लेवल पे कहीं जा रहे हैं तो ये ही जाएगा उनकी जगह पे, सारी यूनिवर्सिटी का को रिप्रेजेंट करेगा। सभी सदस्यों के लिए इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रूप में काम करेगा। अपनी स्थापना के से सक्रिय रूप से उच्च शिक्षा के विकास में लगा हुआ है। जब से स्टेबलाइज हुआ है, लगातार काम कर रहा है हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए। उच्च शिक्षा पर किसी भी सम्मेलन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं एसोसिएशन के एक सामान्य प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना या सिफारिश करना भी इसका काम है। उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर मतलब जितनी भी वर्कशॉप हो रही हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, कमिटी क्या होती हैं और संगोष्ठियां, मतलब इसी टाइप की मीटिंग कि बहुत सारे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो सब करना भी इसी का काम है। सदस्य विश्वविद्यालयों के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेलों में मानकों को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय खेल संगठनों के रूप में कार्य करना। इंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन जो होते हैं उनके लिए भी काम ये करेगी। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद आ गई अब NAAC, अभी हमारे यहाँ आई थी, बताया था ना मैंने, A+ ग्रेड दे के गई है हमारी यूनिवर्सिटी को। स्थापना का आधार क्यों बनाई गई है NAAC? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं क्रियात्मक योजना, ये एक आएगा यहाँ पे, दो कैसे आ गया, 1992 में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता बनाए रखने हेतु अपेक्षित नीतियां एवं योजनाएं बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक स्वतंत्र मूल्यांकन संस्था स्थापित करने की सलाह दी गई। कुल मिला के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी बीच वाली, उस पे काम करने के लिए, उसमें जो जो रिकमेंडेशंस दी गई थी उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको क्या देने के लिए, सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए ये बनाई गई थी। और यूजीसी द्वारा स्थापित 1994 में एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के रूप में यूजीसी से वित्त पोषित यूनिट के रूप में इसको डेवलप किया गया। यूजीसी इसको क्या देता है, फंड प्रोवाइड करवाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है।
इसके अध्यक्ष, यूजीसी के अध्यक्ष ही इसके सामान्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर शिक्षा के संबंध में कार्य करने वाली सभी संस्थाओं का मूल्यांकन, आकलन एवं मान्यता प्रदान करना इसका काम है। जाते हैं, इसीलिए जाते हैं ना, नेक की टीम आ रही, नेक की टीम आ रही, 2-2 3-3 विजिट होते हैं इनके, और पूरा कॉलेज ऐसे एक पैर पे घूमता रहता है। होता है ऐसा, आपके यहाँ भी अगर आई होगी कभी तो देखा होगा, नहीं आती है तो कभी ना कभी अवसर जरूर मिलेगा देखने का। हमने तो आते ही देख लिया यहाँ पे। मार्च में हम पहुंचे थे और सितंबर, अगस्त के भी पहले, मतलब अगस्त के पहले क्या आता है, जुलाई से हमने सुनना शुरू कर दिया था, नेक आ रहा है। जुलाई से सुनना शुरू किया, सितंबर में पहली विजिट हुई, अक्टूबर में नहीं, अगस्त में पहली विजिट हुई, फिर सितंबर में दूसरी विजिट हुई, सितंबर अक्टूबर में, और अभी भी उसके पीछे के फरमान चलते रहते हैं। योजनाओं के से संबंधित वैज्ञानिक निकायों और आंतरिक कर्मचारियों के अतिरिक्त नेक समय समय पर स्थापित की जाने वाली सलाहकार एवं परामर्शदाता समितियों से दिशा निर्देश, मतलब जितनी भी जो भी सलाहकार और परामर्शदाता समितियां होती हैं, उनसे क्या करता है ये, दिशा निर्देश प्राप्त करता रहता है या देता रहता है उनको दिशा निर्देश। ये हमारा हो गया नेक। इसके आगे हम चलते हैं, अगला हम देखेंगे यूजीसी। यूजीसी एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इकाई। यूजीसी क्या करता है, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं यूजीसी के बारे में। तो क्या काम है यूजीसी का? सुन रहे हैं? हाँ, यस मैडम। ये तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कंट्रोल है, तो सारे यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करना, फिर उनका में भी करिकुलम ये बताना, तो उस फीडबैक लेना, तो शायद सही है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी, नाम ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ग्रांट मतलब प्रदान करना। क्या प्रदान करना? जो भी कोई आ रहा है उसको अनुमति प्रदान करना। किसी भी चीज की बात, कोई बात लेके आ रहा है कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल करेगा, सही लगेगा तो प्रदान करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। इसकी स्थापना कैसे हुई? सार्जेंट रिपोर्ट में पढ़ी थी हमने, सार्जेंट रिपोर्ट 44 में, 1944 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की बात की गई थी। अतः 1944 में यूजीसी की क्या हुई? नींव पड़ी, फाउंडेशन कह सकते हम। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के आधार पर इसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसकी सिफारिश पर यूजीसी का नामकरण किया गया, जो अभी है। फिर 1956 के बाद संसद अधिनियम के तहत यूजीसी को एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्य कार्य इसका क्या है या उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा के लिए मानकों का स्टैंडर्ड निर्धारित करना, समन्वय एवं अनुरक्षण करना। स्थापना 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक तौर पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा औपचारिक रूप से यूजीसी की नींव रखी गई। पहले जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे तब ये स्टेबलाइज किया गया था सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पे। डॉक्टर राधाकृष्णन के सिफारिश के बाद इसका नाम चेंज हो गया, जो अभी है एट प्रेजेंट में। और इसको संवैधानिक दर्जा कैसे मिला? एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कहाँ गया, संविधान की, संसद के एक अधिनियम के आधार पर इसको एक संवैधानिक जो है दर्जा मिल गया 1956 में। उसके पहले तक संवैधानिक बॉडी नहीं था ये।
और इसकी जो एक फॉर्मल कहना चाहिए हमको, औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1953 से। ये सारी डेट्स आप याद रखिएगा। नवंबर 1956 से संविधिक रूप से कार्य करना शुरू किया इसने। 56 में संवैधानिक बॉडी हुई तो उसके अकॉर्डिंग तभी काम करना शुरू करेगी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। क्षेत्रीय केंद्र इसके 6 हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु। इसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट हैं वो शांति स्वरूप भटनागर जी थे। अभी के अध्यक्ष कौन है? ये होमवर्क है। फिर से सारे होमवर्क नोट किए हैं ना आपने कि नहीं किए? किए कि नहीं? कितने होमवर्क मिले हैं? नेक के प्रेसिडेंट, यूजीसी के प्रेसिडेंट, इसके पहले Yes. भी कुछ चीजों के जो करंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पूछे, प्रेसिडेंट पूछे हैं। इसके कार्य क्या है यूजीसी के? इतना छोटा सा ही पेन खो जाता है। विश्वविद्यालय, मैं वो ले लेती हूँ, 1 मिनट, यहाँ से पेन की जगह हाइलाइटर। ली सर। विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण। एक तो स्टैंडर्ड बनाएगा भी और इस बात का ध्यान रखेगा कि उनका पालन हो रहा है कि नहीं। जैसे संविधान ने देश के लोग कैसा व्यवहार करेंगे उसके लिए नियम कानून बना दिए। संविधान पुस्तक में सब लिखा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है देश के नागरिकों को, लेकिन वो वैसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसके लिए रक्षा कौन करता है? हमारा न्यायालय, हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इस बात की देख रेख करते हैं। तो ऐसे ही ये सिर्फ नियम नहीं बनाएगा, ये नियम तो बनाएगा ही कि पढ़ाया कैसे जाए, परीक्षा कैसे ली जाए, रिसर्च कैसे की जाए, और जैसा बताया है वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी सुनिश्चित करेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति और घटनाओं का अवलोकन, विश्वसनीयता और कॉलेजों को अनुदान का विवरण, किसी को जरूरत है फंड की उसको फंड प्रोवाइड कराएगा। उच्च शिक्षण संस्थाओं, संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी का कार्य करेगा, चेन का काम करेगा। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र और विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को परामर्श देगा। विश्वविद्यालयों और केंद्र राज्य सरकारों को हायर एजुकेशन के विकास से संबंधित आवश्यक उपायों हेतु सुझाव देना। गवर्नमेंट्स को एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या किया जाना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, हायर एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दें, उसके लिए कोई उसके पास सुझाव है तो वो दे सकता है। सभी यूनिवर्सिटी को मान्यता है, सिलेबस भी, मान्यता और सिलेबस भी प्रोवाइड कराता है। देश ने जब, ये क्वेश्चन है सीधा कि यूनिवर्सिटीज को मान्यता कौन देता है और सिलेबस कौन जारी करता है। देश ने जब स्वतंत्रता प्राप्त करी तब केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे, जो अब कितने हो गए हैं? ये होमवर्क एक नोट कीजिए। 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज होती हैं हायर एजुकेशन के अंडर। हमने कल बात की थी, वेबसाइट है हायर एजुकेशन की, उसको खोलेंगे, उस पे जाएंगे, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी है और स्टेट की भी लिस्ट है, डीम्ड की लिस्ट है, निजी की लिस्ट है, और एक और होती है फॉल्स यूनिवर्सिटी 5वें टाइप की, जो कि इन चारों में से नहीं आती है। अभी हमने 2-3 बैच पहले जब देखा था, हर बार एक हम डेमो भी देखते हैं लाइव क्लास में हायर एजुकेशन की वेबसाइट खोल के, तब तक वो दिख रही थी फॉल्स, फेक यूनिवर्सिटी, फॉल्स या फेक यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती नहीं है लेकिन अपने आप को एज ए यूनिवर्सिटी शो करती हैं। क्वेश्चन आया हुआ है ये PYQ, अगर आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो, कि इनमें से कौन सी फेक यूनिवर्सिटी है
या नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो उसमें वो लिस्ट दी रहती है यूजीसी या हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे, तो ये आपको वहां से सब पढ़ने पड़ेंगे। किस स्टेट में कितने मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, किस स्टेट में कितनी कितनी है, ये या तो सीधे नंबर पूछे जा सकते हैं या फिर आपको नामजद पूछे जा सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी राज्य है, स्टेट है, स्टेट है, सेंट्रल है, डीम्ड है या प्राइवेट है, किस में आती है, किस स्टेट में आती है, कोई भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो ये तो आपको एक सूची मैंने उस पर ड्राइव पे डाल रखी है, ये एक लिस्ट पूरी डाली है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज की, लेकिन वो लास्ट ईयर का डेटा है। अभी उसमें आप देख के एक बार नजर मार लेंगे, कुछ ऐड हुई होंगी, कुछ रिमूव हुई होंगी। तो गोवा आंध्र प्रदेश में केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है गोवा में और आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूपी में है। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा जो होती है 12 का की सूची में सम्मिलित है। स्थानीय विधानसभा के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं और राज्यपाल कुलपति होते हैं, आचार्य कुलपति या आचार्य होते हैं। यूजीसी इनकी सूची प्रकाशित और नियमित करती है। डीम्ड पूरी तरह से स्वायत्त होती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी की। ये स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में है। स्टेट यूनिवर्सिटी कैसे बनती है? यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12 का के की सूची में सम्मिलित है, ये जितनी भी हैं। ये भी क्वेश्चन है। और स्थानीय विधानसभा के अधिनियम द्वारा क्या होता है? स्थापित इनको किया जाता है। स्थानीय विधानसभा हर राज्य में जो होती है वहां पे पारित कराया जाना पड़ता है उसको, बिल को। और जो कुलपति होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और वही है, यूजीसी इनकी लिस्ट पब्लिश करती है। वो लिस्ट हमको हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे मिल जाती है, यूजीसी की वेबसाइट पर भी मिल जाती है। ये पूरी तरह स्वायत्त है। इसके बाद अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास का है ना। 2 स्लाइड्स और बची हैं, इनको भी देख लेते हैं, पूरा हो जाएगा ये। अखिल भारतीय, ऐसे ही समझ में आ रहा है बिना जूम के, बिना स्लाइड शो के? जी मैम, जी मैम। ठीक है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल AICTE, इसे तकनीकी शिक्षा का यूजीसी मान सकते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब इसके अंडर में आते हैं। ये इसकी वेबसाइट भी दे दी है आपको लिख के, इसके बारे में। इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स आते हैं उनकी जानकारी इस वेबसाइट से आपको पूरी मिल जाएगी। इसके अध्यक्ष को देख लेंगे, उपाध्यक्ष को देख लेंगे, सचिव और सदस्य को देख लेंगे। अब है भारत में तकनीकी शिक्षा, मानव द्वारा निर्मित यंत्र व प्रौद्योगिकी से संबद्ध शिक्षा जो मानव को कुछ कुशल लिख गया है, ये कुशल बनाने के साथ कार्यों को सुगम बनाती है, इसी का अध्ययन तकनीकी शिक्षा कहलाता है। कैसे हम अपनी स्किल डेवलप करें, कैसे हम अपनी इफिशियंसी बढ़ाएं, दक्षता बढ़ाएं, और वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की जो है जीडीपी उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे ग्रोथ करें। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड हम आजकल एजुकेशन की बात करते हैं, और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन मिलेगी तो स्वाभाविक है ज्यादा से ज्यादा हम नए नए तरीके से कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन करके और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। 1947 में भारत में रुड़की में फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया। सबसे
पुराना क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल 1959 में स्थापित किया गया था। ये सब इंस्टीट्यूट कैसे हैं? टेक्नोलॉजी बेस्ड है। 2002 में इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदल दिया गया। 1909 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर के अनुसंधान प्रदान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। ये आपके इंस्टीट्यूशंस भी हो गए। अब हमारा एक बचता है वैल्यू एजुकेशन वाला, तो उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं, वहां पर ड्राइव पे नोट्स दे रखे हैं, तो उससे आप देख सकते हैं, वहां से उसको पढ़िए एक बार। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप मैसेज